नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आशीष कुमार। आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट जेन प्लस पर। अब तैयारी नेक्स्ट लेवल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने जो प्रैक्टिस सेट सीरीज है उसका 10 प्रैक्टिस सेट सीरीज कर चुके हैं और आज है 11वां दिन। तो 11वां प्रैक्टिस सेट करेंगे आज हम, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि एग्जाम में पहले आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम में आने की संभावना है। साथ में ही हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैराथन क्लास कंप्लीट करवा दी थी, जिसे आपने बहुत प्यार दिया। ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार दीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए अपना पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 आपसे कहता है, भारत में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु, कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए पंचायत चुनाव लड़ने के लिए? ऑप्शन आपके सामने है। 23 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष। तो भैया इसका सही आंसर क्या होगा? 21 वर्ष। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। बी इज अ करेक्ट आंसर। पंचायती राज व्यवस्था जो शुरू हुई थी, मैं कई बार बता चुका हूं, 1957 से आई। 1957 और 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को पहला जो राज्य था वो कौन सा था? राजस्थान। और राजस्थान में कौन सा जिला? नागौर। राजस्थान के नागौर जिले से। और दूसरा कौन सा राज्य था बेटा? आंध्र प्रदेश। दूसरे की अगर बात करते हैं, दूसरा कौन सा था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। क्लियर रहेगी बेटा बात? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपसे कहता है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति शासन को निरस्त यानी हटाने का अधिकार किसके पास है? निरस्त का मतलब है हटाना। राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है किसी राज्य में, तो उसे कौन हटा सकता है? ठीक है, तो बेटा उसे हटाने के लिए क्या किसी की परामर्श की जरूरत है? नहीं। वह व्यक्ति जो इसे अपने अकेला सिंगल हैंड हटा सकता है वो कौन है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति शासन का अनुच्छेद कौन सा बताया था बेटा मैंने? राष्ट्रपति शासन का अनुच्छेद मैंने बताया था कौन सा? तो मैंने 3 अनुच्छेद आपको बताए थे। मैंने 3 अनुच्छेद आपको प्रैक्टिस सेट में भी बताए हैं। ठीक है, 3 अनुच्छेद जो कि मुख्य हैं। क्लियर? 3 अनुच्छेद मैंने कौन कौन से बताए थे बेटा? आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 क्या कहता है? राष्ट्रीय आपातकाल। 352 में बेटा क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल 352। फिर अनुच्छेद 356, 356 राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जिसकी प्रश्न में बात हो रही है, जिसकी बात प्रश्न में हो रही है, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। फिर बात हो रही है बेटा किसकी? 360 की। 360 360 वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। ये 3 अनुच्छेद मैंने बताए। कई बार ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आने की संभावना इनसे है। पूछ रहा है कि जो राष्ट्रपति शासन है ये कौन लगाता है बेटा? लगाता है कौन? राष्ट्रपति। यहां पूछ रहा है कौन? हटाता कौन है? तो हटाएगा भी कौन? राष्ट्रपति। और उसके लिए ना तो संसद के परामर्श की जरूरत है ना किसी के परामर्श की। राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा सकता है। तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर? ये तीनों लगाने की पावर किसके पास है बेटा? राष्ट्रपति के पास। हटाने की पावर किसके पास है बेटा? राष्ट्रपति के पास। क्या किसी के परामर्श की जरूरत है? नहीं, किसी के परामर्श की जरूरत नहीं है राष्ट्रपति शासन हटाने के लिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग की स्थापना बेटा कब हुई थी? तो पिछड़ा वर्ग की जो आयोग की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 1993 में, 1993 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना
1993 में हुई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो जाएगी बेटा बात। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 आपके सामने यह कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है? कौन सी उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है? इसका मतलब क्या है? 3 तो कौन सी इकाइयां हैं जो कि उसमें ऊर्जा की इकाई हैं, एक नहीं है कोई सी। कौन सी नहीं है? ऑप्शन को देखते हैं। किलोवाट, पहला ऑप्शन है किलोवाट, कैलोरी, वाट और जूल। क्लियर? तो यहां पर हम क्या बताएंगे? किलोवाट क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर? किलोवाट इसका सही आंसर हो जाएगा। किलोवाट किसकी इकाई है बेटा? शक्ति की इकाई है। किलोवाट किसकी है? वैद्युत सामर्थ्य, वैद्युत सामर्थ्य या शक्ति की इकाई है। किलोवाट किसकी इकाई है? वैद्युत सामर्थ्य या शक्ति की इकाई। यह उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है। क्लियर? तो किलोवाट इसका सही आंसर हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 5 कह रहा है ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि गाड़ी जा रही है तो उसकी स्पीड मापी जाती है। ठीक है? क्या मापी जाती है? स्पीड मापी जाती है। आपने देखा होगा एक मशीन लगी हुई है, सन्न से गाड़ी गई, उसकी स्पीड पता चल गई ये कितनी तेज गई है। उसे कहते हैं स्पीडोमीटर। उसे क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर। तो गति, ऑप्शन डी नंबर पे क्या दिया हुआ है? गति। और गति किससे मापी जाएगी? स्पीडोमीटर से। स्पीडोमीटर से, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर द्वारा गति मापी जाती है। अब गाड़ी दूर कितनी है ये किससे मापा जाता है? दूरी जो मापी जाती है वो कौन सा है? ओडोमीटर। ओडोमीटर द्वारा, ओडोमीटर। देखो, गति, स्पीड, 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 समझ रहे हो? स्पीड इसमें भी आ रहा है, स्पीड इसमें भी आ रहा है। ओडोमीटर, ओडो, ओडो मतलब उड़ो, उड़ो, कितनी दूर उड़ो। क्लियर हो गई बात? तो डिस्टेंस किस में आएगा बेटा? ओडोमीटर। तो ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूरी मापने में। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 6 आपसे कहता है बेकिंग सोडा के विनिमन के लिए किन यौगिकों की आवश्यकता होती है? विनिमन की बेटा बात कर रहा है। विनिमन क्या होता है? विनिमन मतलब किनसे मिलकर बना है। मिश्रण की बात कर रहा है, किनसे मिलकर बना है, विनिमन की बात। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा आपने देखा होगा। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा। खाना कौन बनाती है? बाई बनाती है। तो सोडियम बाई कार्बोनेट, बेकिंग सोडा का मतलब क्या हो रहा है? सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। बेकिंग सोडा को क्या बोलेंगे? सोडियम बाई कार्बोनेट बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? यहां पे पूछ रहा है विनिमन इसका। विनिमन मतलब किससे बनता है? तो पहला ऑप्शन दिया है जल और सोडियम कार्बोनेट। जल और सोडियम कार्बोनेट। नहीं भैया, इससे नहीं बनता। जल तो मिलेगा ही नहीं उसके अंदर। ठीक है, जल मिल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा कह रहा है जल और सोडियम बाइकार्बोनेट। जल और सोडियम बाइकार्बोनेट, मैंने अभी बताया जल नहीं मिलेगा तो गलत हो गया। फिर ऊपर से दूसरे पर ध्यान दो, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो भैया बेकिंग सोडा तो खुद सोडियम बाइकार्बोनेट है, वो पूरा का पूरा कैसे मिला हो सकता है? तो ये भी गलत हो गया। क्लियर? फिर कह रहा है यहां पर साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। तो ये बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा जो बनता है साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को मिलाकर बनता है। ठीक है, तो इसका विनिमन किससे होगा? साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो जाएगी बेटा बात? डी ऑप्शन को देखना ही नहीं, गलत हो जाएगा। इसमें भी जल दिया है, जल का कोई लेना देना नहीं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स।
अनुवांशिकी के जनक कौन हैं? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन? नहीं बेटा, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन गलत हो जाएगा। रॉबर्ट हुक भी गलत हो जाएगा, मैंने बता रखा है, इन्होंने कोशिका की खोज की थी। जेम्स वॉटसन भी बेटा गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल क्या होगा इसका सही आंसर? इन्होंने अनुवांशिकी की खोज की थी। अनुवांशिकी की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा की गई थी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अपना अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। मानव हृदय में फुफ्फुसीय सिरा डैश से जुड़ा होता है। मानव हृदय में फुफ्फुसीय सिरा डैश से जुड़ा होता है। तो हृदय में बेटा 4 चैम्बर होते हैं, 2 होते हैं अलिंद और 2 होते हैं निलय। कैसे होते हैं? मुट्ठी के, बंद मुट्ठी की तरह। क्लियर? 2 अलिंद 2 निलय। क्लियर रहेगी बात। अब यहां पर पूछ रहा है फुफ्फुसीय सिरा किससे जुड़ा होता है, तो यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं बाएं अलिंद, दाएं अलिंद, बाएं निलय, दाएं निलय, चारों ही आ गए यहां पर। तो यहां पर हम क्या बताएंगे? फुफ्फुसीय सिरा जो जुड़ा होता है वो बाएं अलिंद से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है बेटा? बाएं अलिंद से जुड़ा होता है। इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कहता है किस अभ्यारण्य को वीवरनाड़, बेटा ये वीवरनाड़ नहीं होगा, बेम्बनाड़ होगा, है ना, बेम्बनाड़। बेम्बनाड़ झील का नाम सुना है आपने? बेम्बनाड़, ये क्या होगा बेटा? बेम्बनाड़, बेम्बनाड़, ठीक है, बेम्बनाड़। बेम्बनाड़ पक्षी अभ्यारण्य, किस अभ्यारण्य को बेम्बनाड़ पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए आपको मैं एक बात बता दूं कि बेम्बनाड़ झील, बेम्बनाड़ झील के समीप, बेम्बनाड़ झील के समीप क्या पड़ता है बेटा? कुमारकोम नगर पड़ता है। कुमारकोम, केरल का कुमारकोम पड़ता है। कुमारकोम, कुमारकोम नगर। कुमारकोम नगर कहां है? बेम्बनाड़ झील के पास में बेटा। और किस जगह पे है कुमारकोम? केरल में। तो केरल में बेम्बनाड़ झील के पास कुमारकोम नगर पड़ता है। बेम्बनाड़ पक्षी अभ्यारण्य को ही बेटा क्या बोलते हैं? कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य इसका सही आंसर हो जाएगा। वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य भी गलत, थट्टेकाट भी गलत हो जाएगा, बाखिर पक्षी अभ्यारण्य भी गलत हो जाएगा। मैंने बताया कुमारकोम कहां पर है? बेम्बनाड़ झील के पास में है, इसीलिए बेम्बनाड़ झील का क्या हो जाएगा? कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 10 कहता है इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं? जो भी इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं वो आस्था के कितने पिलर को फॉलो करते हैं, कितने स्तंभ को फॉलो करते हैं, क्या क्या वो करते हैं? तो वे बेटा कितनी चीजें करेंगे? यहां पर ऑप्शन है 5, 11, 7, 3। तो वो करेंगे 5 चीजें। कितनी चीजें करेंगे? 5 चीजें करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 5 हो गया। वो 5 चीजें कौन कौन सी हैं? पहली चीज है बेटा तौहीद। पहली चीज क्या है? तौहीद। तौहीद का मतलब होता है कलमा पढ़ना। तौहीद का मतलब बेटा क्या होगा? कलमा पढ़ना। तौहीद मतलब है कलमा पढ़ना। कलमा पढ़ते हैं, कलमा पढ़ना। तौहीद का मतलब है कलमा पढ़ना। दूसरी चीज बेटा वो क्या करते हैं? दूसरी चीज वो करते हैं जकात। जकात, जकात अदा करते हैं, जकात अदा करते हैं। नमाज अदा करते हैं, नमाज अदा करते हैं। तौहीद, जकात, नमाज। हज पर जाते हैं, हज पर जाते हैं, है ना, हज की यात्रा करते हैं। फिर 5वां कौन सा बेटा? रोजा। रोजा रखते हैं, रमजान होते हैं ना, रोजा रखते हैं, भूखे रहते हैं। तो ये 5 चीजें इस्लाम धर्म के लोग फॉलो करते हैं। तो इसमें पूछा है संख्या। ये भी पूछ सकता था आपसे कि इस्लाम धर्म का पालन करने वाले लोग निम्न में से किसका प्रयोग नहीं करते? तो ये 3 ऑप्शन होते हैं, इनमें से कोई एक अलग होता। तो इन 5 चीजों का नियम करते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वह अरब जर्न
वह अरब जनरल कौन था जिसने 1711 एडी में 1711 एडी में वह अरब जनरल कौन था जिसने 1711 एडी में सिंध पर विजय प्राप्त कर खलीफा के शासन क्षेत्र के एक भाग के रूप में कब्जा कर लिया। तो देखिए 711, यहां पर 711 दिया है, एक बात का ध्यान देंगे 711 पर, लेकिन बेटा ये बात कब की है 712 की। कहीं कहीं पर 711 दिखाता है, कहीं कहीं पर 712 दिखाता है। अगर आपसे पूछे राबर का युद्ध कब हुआ था, राबर का युद्ध कब हुआ था, मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा, राबर का युद्ध, राबर का युद्ध। तो बेटा एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी ऑप्शन में आंसर आता है 711 और कभी कभी आता है 712, पर लेकिन दोनों ऑप्शन आ जाएं तो आप 712 को लगाएंगे, यानी कि जो 711 है ये गलत लिखा हुआ है, असली क्या होगा बेटा 712। तो राबर का युद्ध कब हुआ, 712 एडी में हुआ। क्लियर हो जाएगी बात, 712 एडी में हुआ। यहां तक बात समझ में आ गई। किन के बीच हुआ ये युद्ध, किन दो व्यक्तियों के बीच हुआ ये युद्ध, किन दो व्यक्तियों के बीच हुआ, एक तो व्यक्ति है मीर कासिम, कौन है ये व्यक्ति, मीर कासिम, और दूसरा व्यक्ति कौन है, दाहिर, दूसरा व्यक्ति कौन है, दाहिर। मीर कासिम क्या हो जाएगा, विजयी हो जाएगा, मीर कासिम क्या हो जाएगा बेटा, विजयी, जीत जाएगा। और ये विजयी होने के बाद क्या करता है, जजिया कर लगाता है, विजयी होने के बाद जजिया कर लगाता है। कहां पर लगाया इसने जजिया कर, कहां पर लगाया बेटा जजिया कर, इसने जजिया कर लगाया सिंध में, किस गांव में, सहसवान, सहसवान सिस्तान, सहसवान सिस्तान में, सहसवान सिस्तान में इसने क्या लगाया, जजिया कर लगाया। क्लियर हो गई बात। मीर कासिम किसका गुलाम और दामाद है, मीर कासिम किसका गुलाम और दामाद है बेटा, अल हज्जाल का। देखिए ये पूरी कहानी किस प्रकार से है, ये पूरी कहानी इस तरीके से है कि इंडिया, मान लीजिए ये वाला पार्ट में बात कर रहा हूं, यहां से ईरान में बात हो रही है, बलीद की बात हो रही है, ठीक है, बगदाद की बात हो रही है, ईरान बगदाद वाला जो पार्ट है बगदाद की बात हो रही है। बगदाद में खलीफा कौन है, लिख लीजिएगा, यहां पर समझाने की जगह बड़ी कम है। मैं बात कर रहा हूं बगदाद की, बगदाद की जो कैपिटल है उस समय दमिश्क, बगदाद की राजधानी क्या है, दमिश्क। वहां के जो खलीफा हैं वो कौन है, बलीद। ईयर कौन सा चल रहा है, 708 ईस्वी, 708 एडी की बात कर रहा हूं मैं, 708 एडी में बलीद हैं। बलीद क्या करते हैं, श्रीलंका के राजा के लिए एक जहाज भेजते हैं जिसमें बहुत सारा सोना चांदी आभूषण भरा हुआ है। वह जहाज जो है सिंध के पास समुद्री लुटेरे लूट लेते हैं। बलीद कहता है यहां पे जो राजा है देवल के राजा दाहिर से कि या तो तुम क्या करो, हर्जाना दे दो इस जहाज का, या फिर आप क्या करो, हमें जहाज लौटा दो। अब मान लीजिए आप एक बात सोचिए कि आपका घर है, आपके घर के पास रोड है, उस रोड पे कोई भी लूटपाट हो जाए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि रोड पे लूटपाट आपने की है। बात समझ में आ रही है। तो इसी प्रकार से समुद्री इलाके में कोई भी लूटपाट हुई, इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि दाहिर ने की है, पर लेकिन बलीद इससे हर्जाना मांग रहा है, इससे जहाज मांग रहा है, जो कि दाहिर मना कर देता है। तो बलीद कहता है अपने गवर्नर जनरल अल हज्जाल को कि आप जाइए और वहां पर जाकर दाहिर को मारिए। अल हज्जाल किसको भेजता है, अपने गुलाम दामाद मीर कासिम को। तो भारत में जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ वो कौन सा था, राबर का युद्ध। भारत में पहला मुस्लिम कौन आया था, मीर कासिम आया था। मीर कासिम ने विजय करी, राबर का युद्ध जीता और जजिया कर लगाया। तो पहली बार जो जजिया कर लगा था गैर मुस्लिमों पर, वो किसने लगाया था, मीर कासिम ने। बाकी आप डिटेल से हमारी क्लास में देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे, फिलहाल इसका आंसर बता देते हैं कि किसने विजय करा था। तो इसका आंसर हो जाएगा मीर कासिम। तो सी इज अ करेक्ट आंसर, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन मीर कासिम। क्लियर। अगला प्रश्न आपके सामने, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक, देखिए पहले सेट में भी एक बार रिपीट हो चुका है ये। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू, नहीं भाई। खोदीराम बोस, ये भी गलत हो गया। अरुणा आसफ अली, ये भी गलत हो गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद, करेक्ट आंसर। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी थी, अबुल कलाम आजाद। क्लियर हो जाएगी, मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कहां और कब गाया गया था।
तो राष्ट्रीय गान जब पहली बार गाया गया वो इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय कांग्रेस जो है उसके 26वें अधिवेशन में गाया गया था। 26वें अधिवेशन में गाया गया था। अब ऑप्शन देखते हैं। देखिए यहां पर अधिवेशन से संबंधित प्रश्न नहीं दिया, तो 26वां अधिवेशन कब हुआ था बेटा? 26वां अधिवेशन 27 दिसंबर 1911। कहां पर हुआ? कलकत्ता में। कहां पर हुआ था? कलकत्ता में। 26वें अधिवेशन में गाया गया 27 दिसंबर 1911 को। किस जगह पर? कलकत्ता में। 24 जनवरी 1950 कलकत्ता गलत। जगह सही है कलकत्ता, ईयर गलत है। इलाहाबाद तो बेटा ऐसे ही गलत हो गया, चाहे डेट सही हो फिर भी 1950 से गलत हो गया। क्लियर हो गई बात? दिल्ली 24 जनवरी 1950 गलत हो गया। यहां पर दिया हुआ है कलकत्ता में 27 दिसंबर 1911। डी इज द करेक्ट आंसर। अधिवेशन ध्यान रखें कौन सा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का 26वां अधिवेशन। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से परे या कीमत के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है? परे या कीमत पर, तो बेटा ये परे या कीमत नहीं होगा। ठीक है, परे या कीमत यहां पर दिया हुआ है ऑन द बेसिक ऑफ नॉमिनल वैल्यू विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ करेंसी। तो नॉमिनल पर क्या होगा? ये बात कर रहा है मुद्रास्फीति। ठीक है, चालन पर बात कर रहा है कि लागत के आधार पर। किसके आधार पर? लागत के आधार पर, प्रॉफिट के आधार पर बात हो रही है। लागत के आधार होगा बेटा यहां पे। परे या कीमत की जगह पे हम क्या लगाएंगे? लागत के आधार पर। तो यहां पर लागत ऐड कर लीजिएगा। लागत के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है? अति मुद्रास्फीति बेटा ये तो है। ठीक है, ऑप्शन एक गलत हो जाएगा। द्रुत मुद्रास्फीति भी है बेटा, फास्ट। भाई लागत क्या होगी? फास्ट काम करेगा। मंद मुद्रास्फीति ये गलत हो जाएगा। देखो मैंने बोला था ना लागत, तो यहां पर लागत जन्य मुद्रास्फीति सही हो जाएगा। लागत लग रही है तो लागत जन्य मुद्रास्फीति इसका सही आंसर हो जाएगा। डी इज अ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है? देखिए 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी सागर। ठीक है, दक्षिणी महासागर। तो ये 5 महासागर है। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है बेटा? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है ये बात? प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मैरियाना गर्त। ठीक है, मैरियाना ट्रेंज, मैरियाना गर्त। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा परवाल शैलमाला का एक प्रकार है? परवाल शैलमाला। तो परवाल शैलमाला की अगर हम बात करते हैं तो जो परवाल द्वीप होते हैं उसके अंदर परवाल भित्ति बनती है। समुद्र में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ब्लू व्हेल मछली मर गई या बहुत सारे अवशेष ऐसे इकट्ठे हो गए, जीवाश्म इकट्ठे हो गए, उन पर क्या होता है? कोरल चढ़ना शुरू कर लेता है। कोरल मतलब परवाल चढ़ना शुरू करता है। मैं मान लेता हूं, मान लिया जाए ये हिस्सा, यहां पर हम ब्लू रंग ले लेंगे। ये सब पानी से भरा हुआ है। ठीक है, यहां पे सब पानी पानी भरा हुआ है। अब इस जगह पे जीवाश्म इकट्ठे होने शुरू हो गए। मान लिया जाए कोई ब्लू व्हेल मछली मर गई या उसकी अस्थियां यहां पर है, तो इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर क्या होगा? शैवाल वो इकट्ठे होने हो जाएंगे, परवाल इकट्ठा होने लग जाएगा, कोरल जमा होने लग जाएगा। और जैसे जैसे ये कोरल इकट्ठा होता जाएगा तो ये एक तरीके से पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? परवाल द्वीप बन जाएगा। परवाल भित्ति के अंदर क्या? मूंगा है ना, मूंगा की बात कर रहे हैं, मूंगा पत्थर होता है। तो यहां पर परवाल शैलमाला में क्या आएगा बेटा? परवाल द्वीप बनेगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो परवाल द्वीप इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे जल्दी से। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो भैया 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड अस्तित्व में आया। कब आया? 9 नवंबर सन 2000। तो ऑप्शन दिया है 2000। तो ए इज अ करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 18 में
उत्तर प्रदेश में डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसकी मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, यानी कि आज के टाइम में क्या कह रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कह रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का पहले क्या नाम था बेटा, पहले नाम था क्या, आगरा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन में दे दिया, हो सकता है आपसे पूछ ले कि डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय इसका पुराना नाम बताइए, तो हम बताएंगे आगरा विश्वविद्यालय। क्लियर हो गई बात। अब इसकी न्यू किस वर्ष में रखी गई थी, यानी कब बना था, तो देखिए आगरा विश्वविद्यालय कब बना, 1930, 1927, 1947, 1950। तो भैया आगरा विश्वविद्यालय जो बना था वो बना था 1927 में। क्लियर हो जाएगी नहीं हो जाएगी बात। 1927 में आगरा विश्वविद्यालय बना और 1996 में, लिख लीजिएगा, 1996 में 1996 में आगरा विश्वविद्यालय से नाम बदलकर क्या हो गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय हो गया। समझ में आ गई मेरे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में कितने अनुच्छेद हैं, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में कितने अनुच्छेद थे भाई, कितने हैं आज के, ठीक है, यहां पे 28, 50, 40, 30 इस प्रकार से दिया हुआ है, तो कितने थे, 30। डी इज अ करेक्ट आंसर, डी इज अ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे जल्दी 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 से देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है, तो भैया सीआरपीएफ का मुख्यालय नई दिल्ली, सबको पता है। बेंगलोर गलत हो जाएगा, पुणे गलत हो जाएगा, भोपाल गलत हो जाएगा, न्यू दिल्ली इज अ करेक्ट आंसर, सी इज अ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य नहीं है। क्लियर हो जाएगी बात। तो यहां पर बेटा बात कर रहा है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क तो भैया यूएसए का राज्य है, स्टेट है। मिनेसोटा ये भी है बेटा, मिनेसोटा भी है, ठीक है। लुइसियाना, लुइसियाना भी है। अटलांटा, भैया ध्यान से सुनना, अटलांटा, मैं बात कर रहा हूं अटलांटा की। अटलांटा तो बेटा राजधानी है। यूएसए के अंदर एक राज्य आता है जिसका नाम है जॉर्जिया, यूएसए के अंदर एक राज्य आता है जिसका नाम क्या है, जॉर्जिया। क्लियर हो जाएगी नहीं हो जाएगी बात। यूएसए के अंदर कौन सा राज्य है, न्यूयॉर्क। यूएसए के अंदर कौन सा राज्य है, मिनेसोटा। यूएसए के अंदर कौन सा राज्य है, लुइसियाना। यूएसए के अंदर कौन सा राज्य है, जॉर्जिया। और जॉर्जिया की राजधानी क्या है, अटलांटा। बात समझ में आया नहीं है, तो अटलांटा तो शहर हो गया है ना कि स्टेट। बात समझ में क्लियर है। तो जॉर्जिया की राजधानी अटलांटा, तो अटलांटा यूएसए का राज्य नहीं है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ेंगे जल्दी से। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है, नौटंकी उत्तर प्रदेश का भैया, ठीक है। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश गलत हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है बेटा, नौटंकी। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की आध्यात्मिक परंपरा निम्नलिखित में से किसकी है या कौन है, ठीक है। भोजन के समय, मान लीजिए भोजन किया जा रहा है उसके समय पे, ठीक है, सजाने की जो परंपरा है खाद्य पदार्थों को, आध्यात्मिक परंपरा किसकी है। ऑप्शन दिए हैं, कौन सी है, जो जरदोजी नहीं बेटा, जरदोजी नहीं है। चिकनकारी भी नहीं है बेटा, और खरीजा भी नहीं है। दस्तरखाना, दस्तरखाना में बेटा क्या होता है, दस्तरखाना में भोजन के समय पर खाद्य पदार्थों को सजाने की आध्यात्मिक परंपरा होती है, तो दस्तरखाना इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला प्रश्न देखेंगे। अमीर खुसरो द्वारा रचित छाप तिलक सभी छिनी था, छाप तिलक सभी छिनी किस भाषा में है, तो भैया छाप तिलक छवि छीनी सब छीनी बहुत ज्यादा फेमस है और सबको पता है ब्रज भाषा में। सबको पता है किस भाषा में बेटा, ये ब्रज भाषा में आती है। तो भोजपुरी गलत हो जाएगा, खड़ी बोली तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, उर्दू में भी नहीं है, तो ब्रज भाषा इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 25। बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना की गई।
बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना की गई? अब आगे ऑप्शन दिए हुए हैं, स्वामी विवेकानंद द्वारा, एनी बेसेंट द्वारा, मदन मोहन मालवीय द्वारा, दयानंद सरस्वती द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? एनी बेसेंट होगा। एनी बेसेंट द्वारा केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना की गई। एनी बेसेंट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बनारस में की थी इन्होंने। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है? आलू का अनुसंधान केंद्र, आलू अनुसंधान केंद्र बेटा कहां पर है? देखो, आलू मोदीपुरम में, आलू मोदीपुरम, आलू मोदीपुरम। और मोदीपुरम कहां है? मेरठ। आलू अनुसंधान केंद्र मोदीपुरम में, और मोदीपुरम कहां है? मेरठ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? मेरठ। क्लियर? तो मेरठ इसका बी ऑप्शन इज सही करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सभी को पता है, सरोजनी नायडू, है ना। बीजी रेड्डी बेटा गलत हो जाएगा, के एम मुंशी गलत हो जाएगा, सरोजनी नायडू बिल्कुल सही आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे जल्दी से। प्रश्न नंबर 28 आपसे क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? ये पिछले सेट में भी बेटा मैं करवा चुका हूं, और साथ में ही मैंने यूपीपी की जो यूपी जीके की सीरीज बताई थी, उसमें इससे पहले वाला क्वेश्चन भी आया था हैगा, और ये वाला क्वेश्चन भी हैगा। बाकी वो सीरीज हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो ये ऑप्शन दे रहा है अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू, हिंदी। तो हिंदी क्या है बेटा? प्रथम। देखो, राजभाषा, उत्तर प्रदेश की पहली राजभाषा, उत्तर प्रदेश की पहली राजभाषा कौन सी है? हिंदी। कौन से साल में बनी? 1951 में, 1951 में। दूसरी राजभाषा कौन सी है? ये पूछा है एग्जाम में। कौन सी है दूसरी? उर्दू। दूसरी कौन सी है? उर्दू। क्लियर? ये इसका सही आंसर हो गया। कब बनी? 1989 में। कब बनी? 1989 में। क्लियर रहेगी बेटा बात? आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 29, डाक कर्म योगी पोर्टल का उद्योग, डाक कर्म योगी पोर्टल का उद्योग उद्देश्य क्या है? शिकायत निवारण नहीं, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ताओं को पुरस्कार, अरे भैया ये क्यों बांटने लगे पुरस्कार, ठीक है, जनता की भागीदारी, जनता की भागीदारी से भी नहीं है, लगभग 4 लाख, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं की क्षमताओं में वृद्धि। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं की क्षमताओं में वृद्धि। क्लियर हो जाएगी बात? डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है। अगला प्रश्न आपके सामने, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1947 के तहत, 1974 के तहत निर्धारित किया गया था। तो कौन सी धारा निर्धारित हुई? धारा 4, धारा 6, धारा 7, धारा 3। तो धारा 3 के अनुसार। क्लियर? धारा 3। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, देव दीपावली, देव दीपावली भैया प्रकाश का त्योहार। तो प्रकाश का त्योहार बेटा कहां पर? वाराणसी में। देव दीपावली कहां का त्योहार हो जाएगा बेटा? अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, उज्जैन। मैंने अभी बताया वाराणसी में। तो वाराणसी, बी इज अ करेक्ट आंसर, बी इज अ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, द विंग्स ऑफ फायर, द विंग्स ऑफ फायर, क्लियर हो रही है? किसकी आत्मकथा है? द विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। द विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है बेटा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पहला ही ऑप्शन दे दिया, तो ए आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं पढ़कर। कोचेरिल रमन नारायण, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद। तो भैया तीनों क्या हो जाएंगे? ये गलत हो जाएंगे। सो ये बात, एपीजे अब्दुल कलाम इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे जल्दी से, प्रश्न नंबर 33, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून, 25 मई, 23 मार्च, 30 अप्रैल। तो 25 मई को क्या मनाया जाता है? थायराइड दिवस मनाया जाता है। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 34 आपके सामने,
प्रश्न नंबर 34 कह रहा है भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? ऑप्शन दिए हुए हैं वास्को डिगामा। वास्को डिगामा पहला पुर्तगाली है जो कि भारत में आया था, ठीक है, 17 मई 1498 को। कहां पर आया था ये? कालीगढ़ तट पर आया था। जमुरीन ने स्वागत करा। सबसे पहले ये मिला था किससे बेटा? अब्दुल मशीद से मिला था, ठीक है। अब्दुल मशीदी ने जमुरीन के पास ले जाता है मसालों के लिए। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा पुर्तगाली गवर्नर तो हैं पर लेकिन दूसरे नंबर के, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं इस बात को। पहले जो है वास्को डी गामा 17 मई 1498 में आए, पहले यूरोपीय हैं और पहले पुर्तगाली हैं। क्लियर हो जाएगी बात। जमुरीन से मिले, ये बातें लिख लेना। फिर उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर, दूसरा गवर्नर, दूसरा गवर्नर कौन सा? पुर्तगाली, दूसरा गवर्नर पुर्तगालियों में। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, ये कौन से हैं भैया? ये हैं प्रथम, ये हैं प्रथम, ठीक है, प्रथम गवर्नर। तो यहां पर पूछा है प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। ये बेटा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नीनू नोनू डी कुन्हा लिखा है यहां पे, नीनू डी कुन्हा होगा, है ना, नीनू डी कुन्हा। नीनू डी कुन्हा क्या करेंगे बेटा? इन्होंने गोवा को राजधानी बनाया था। गोवा को जीतकर इन्होंने गोवा को राजधानी बनाया। पुर्तगाली है ये भी पुर्तगाली गवर्नर है। ये 1510 में, ये बाद में, ये इन दोनों के बाद में इन्होंने गोवा को राजधानी बनाया। गोवा पर कब्जा कर गोवा को राजधानी बनाया। क्लियर हो जाएगी बात, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 आपसे कहता है निम्नलिखित में से अंटार्कटिका पर प्रथम भारतीय स्टेशन बताओ। अंटार्कटिका पर प्रथम भारतीय स्टेशन, तो अंटार्कटिका पर प्रथम भारतीय स्टेशन बेटा कौन सा था? दक्षिण गंगोत्री था। ऑप्शन देख लेते क्या क्या है? उत्तरी गंगोत्री, दक्षिणी गंगोत्री, पश्चिमी गंगोत्री, पूर्वी गंगोत्री। दिशाओं से दे दिए उन्होंने, पर लेकिन हमें पता है दक्षिणी गंगोत्री होगा बेटा। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। अंटार्कटिका पर पहला भारतीय स्टेशन जो था वो कौन सा था? दक्षिण गंगोत्री था। आगे बढ़ेंगे जल्दी से। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्त एम्पायर? हिंदी में लिख लेंगे गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश, है ना, गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश। एम्पायर तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक, के संस्थापक कौन थे? गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, ये पूछ रहा है आपसे। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, कुमारगुप्त। तो भैया जो पहले गुप्त साम्राज्य के संस्थापक हैं, पहले जो शासक थे वो कौन थे? श्रीगुप्त थे बेटा। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई नहीं हो गई बात? गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। क्लियर? गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए मैंने जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पार्ट 2 पढ़ाया था तो उसमें मैंने पर्वत समझाए थे, और पर्वत समझाते समय मैंने एक मैप दिखाया था जिसमें मैंने बताया था, मान लीजिए ये यूरोप है, ऐसी बना लेता हूं मैं, मान लीजिए ये यूरोप है, तो यूरोप की सबसे ऊंची या सबसे बड़ी जो पर्वत श्रेणी थी, पर्वत श्रेणी, मैं बात किसकी कर रहा हूं बेटा? पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला या श्रेणी की, माउंटेन रेंज की बात कर रहा हूं, ठीक है। कौन सी थी? यूराल। बात समझ में आ रही है? कौन सी थी? यूराल। अब यूराल की जो हाईएस्ट पीक थी, यूराल की जो हाईएस्ट पीक थी, यूराल की, यूरोप की नहीं कह रहा हूं, यूरोप के अंदर जो पर्वत श्रृंखला है वो है यूराल, और यूराल के अंदर जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? नैरो डनाया। यूरोप की सबसे यूराल की कौन सी है? नैरो डनाया, नैरो डनाया। क्लियर हो गई बात? पर लेकिन ये यूरोप की नहीं है, ये पूरे यूरोप की नहीं है भाई, इस यूराल से बाहर, यूराल से दूर। क्लियर हो रही है बात? यूराल से दूर, पूरे यूराल में नहीं है, यूराल से दूर एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है काकेशस पर्वत।
एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत यूरोप और एशिया की बाउंड्री पर है। यूरोप और एशिया को क्या करता है, अलग करता है। तो काकेशस पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस, क्लियर रहेगी बात, माउंट एल्ब्रुस। तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस, यूरोप के अंदर जो यूराल है उसकी सबसे ऊंची चोटी नेरोडनाया। अलग अलग है, दोनों हैं यूरोप के अंदर ही, लेकिन यूराल के अंदर एल्ब्रुस नहीं आती, वो काकेशस में आती है। ये बात हो गई। तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी नेरोडनाया, आंसर मत लगा देना, पहली बात तो ऑप्शन में नहीं दिया है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माउंट एल्ब्रुस हो जाएगा। माउंट एल्ब्रुस इज अ करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 37 हो गया आपका। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे आपसे कह रहा है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था। पिछले शायद PSS 5 में या PSS 6 में प्रश्न था कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो उत्तरी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव की बात कर रहा है। ये मान लीजिए ये है उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री नॉर्थ पर, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव पर कौन पहुंचा था, रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी, रॉबर्ट पियरी, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति रॉबर्ट पियरी। क्लियर हो गई बात। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति 90 डिग्री साउथ में, 90 डिग्री साउथ में यानी साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन है, एमुंड सेन। एमुंड सेन, आमुंड सेन या फिर एमुंड सेन। क्लियर हो रही है, आमुंड सेन या एमुंड सेन। रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट नहीं भैया। अनरेस्ट शेकल्टन नहीं। रोआल्ड एमुंडसेन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मैंने क्रॉस लगा दिया, ये सही आंसर होगा, सी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर हो जाएगी बात। उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट पेरी। चलिए अब यहां तक हमारे सेट कंप्लीट हुए। उम्मीद है कि ये सेट आपके समझ में आ गया होगा और पिछले भी सेट आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। साथ में हम आपके लिए जीएस की यूपी जीके की सीरीज लेकर चल रहे हैं, साथ में हम मैराथन क्लास लेकर चल रहे हैं। तो हमने जीएस में जितना हम पढ़ते हुए चल रहे हैं, एग्जाम में संभावना है कि इनसे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और जितने भी नोट्स आपको हमारी क्लास के हैं वो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। जैसे मैंने क्लास ली, क्लास अपलोड हो गई और अपलोड होने के साथ साथ ही टेलीग्राम पर नेक्स्ट जेन प्लस स्टेट एग्जाम्स पर आपको क्या मिल जाते हैं, नोट्स मिल जाते हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा अपने सौरभ भाई को। सौरभ भाई हमारा जितना भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसको संभालते हैं और ये जितने भी हमारी क्लास होती हैं इनको अपलोड करना या इस तरह के जितने भी काम हैं हमारे उत्कर्ष सर और सौरभ भाई देखते हैं। तो ये जो जितने भी आपके लिए ये नोट्स रेडी करे जा रहे हैं, ये सारी क्लासेस रेडी करी जा रही हैं, ये ऐसा नहीं है कि मैं आके खड़ा हो गया और चीजें बन गई। इसके पीछे बहुत बड़ी टीम आपके लिए काम कर रही है। तो नेक्स्ट जेन आपके लिए बहुत कुछ लेकर आने वाला है और लेकर चल रहा है। बस फर्क इतना है कि आप इसका लाभ कैसे उठाते हैं और कितने बच्चों को लाभ उठाने का मौका देते हैं। इसीलिए मैं बार बार अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं सब्सक्राइब पर कम फोकस रखता हूं, मैं शेयर पर ज्यादा बात करता हूं। आप भले ही सब्सक्राइब ना करें, कोई मतलब नहीं, पर लेकिन आप शेयर करें जिससे हमारी वीडियो आगे तक पहुंचे, लोगों का भला हो। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।